आज हम करेंगे सेक्शन 107 ऑफ BNSS। लास्ट वीडियोस में हमने सेक्शन 106 तक कर लिए थे। सेक्शन 107 बताता है अटैचमेंट फॉरफिट ऑफ और रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये बात करता है कि अगर कोई भी अक्यूज्ड है और पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इसकी कोई भी प्रॉपर्टी है जो इसने जो एक्वायर किया वो क्राइम से की है, मतलब क्राइम के पैसों से की है, तो जो वो पुलिस ऑफिसर है ना, विद द परमिशन ऑफ द हायर अथॉरिटी, वो उसकी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट करवा सकता है अक्यूज्ड की, अगर उसको लगता है। ठीक है। सबसे पहले अगर सेक्शन 107 ऑफ सबसेक्शन 1 ये कहता है वेयर अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, जो पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन बना रहा है, मतलब आई हो गया, हैज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट एनी प्रॉपर्टी इज ड्राइव्ड और ऑब्टेन, उसको लगता है कि ऐसी ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये क्राइम से ड्राइव्ड हुई है, या क्राइम से आई हुई है, क्राइम से मिली है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी और फ्रॉम द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस। ठीक है। ही मे विद द अप्रूवल ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस, एसपी की अप्रूवल लेगा, और द सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस लेगा, मतलब जहाँ एसपी बैठता है या जहाँ कमिश्नर ऑफ पुलिस बैठता है तो उसकी वो परमिशन लेगा ये करने से पहले। मेक एन एप्लीकेशन देगा उसको, किसको, टू दी कोर्ट को, और मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग to take cognizance of the offence or commit for trial as the case may for the attachment of such property। अगर किसी पुलिस ऑफिसर को जो इन्वेस्टिगेशन करे उसको लगता है कि ये जो क्राइम से इसको प्रॉपर्टी आई है, तो वो सबसे पहले किसकी, एसपी की या कमिश्नर की पुलिस की अप्रूवल लेगा कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है इसको क्राइम से आई है, तो वो एप्लीकेशन दे। उस अप्रूवल के बाद वो एप्लीकेशन देगा कंसर्न मैजिस्ट्रेट को, जिसने अभी जो कोग्निजेंस लेना है किसके लिए, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। सबसेक्शन 1 में उसने एप्लीकेशन दे दी। नेक्स्ट आ गया सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 हमें ये बताता है, कहता है इफ़ द कोर्ट और द मैजिस्ट्रेट हैज़ रीज़न टू बिलीव whether whether before or after taking cognizance after taking evidence that all or any of such property are proceed of crime। ठीक है। अगर उसको लगता है मैजिस्ट्रेट को या कोर्ट को कि ये जो है एविडेंस लेने से पहले या लेने के बाद कि लगता है कि ये जो सारी प्रॉपर्टी है ना ये सही है, ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, मतलब उसको क्राइम से ऑब्टेन हुई है, the court or the magistrate may issue a notice upon such person calling upon him to show cause within a period of 14 days as to why an order of attachment shall not be made। जिसके पास एप्लीकेशन की, कोर्ट को लगता है कि हाँ ये जो है मतलब जो अक्यूज की प्रॉपर्टी है ये किसी क्राइम के प्रोसीडियर वहाँ से उसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली आई है, तो वो एक 14 दिन का नोटिस देगा कम से कम कि आप ये बताओ ये आपकी प्रॉपर्टी जो ये है आप ये अटैच क्यों ना की जाए। सबसेक्शन 2 में उसको नोटिस दे दिया कोर्ट ने। सबसेक्शन 3 कहता है वेयर द नोटिस इशू टू एनी पर्सन अंडर सबसेक्शन 2, कोई नोटिस जो भेजा, स्पेसिफाई एनी प्रॉपर्टी एज बीइंग हेल्ड बाय एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन। ये वहाँ भी अप्लाई होगा अगर किसी बंदे ने अक्यूज के बिहाफ पे प्रॉपर्टी हेल्ड की हो। अ कॉपी ऑफ द नोटिस शैल आल्सो बी सर्व्ड अपॉन सच अदर पर्सन। ये कह रहा है कि जो आप सबसेक्शन 2 में आप नोटिस भेज रहे हो ना अक्यूज को, वो नोटिस आपको उस बंदे को भी देना पड़ेगा जिस बंदे ने उसके बिहाफ पे कोई प्रॉपर्टी हेल्ड की हुई है, ये कह रहे हैं। सबसेक्शन 4 आ गया, कहता द कोर्ट और द मैजिस्ट्रेट में आफ्टर कंसीडरिंग द एक्सप्लेनेशन इफ एनी टू द शो कॉज नोटिस इशू अंडर सबसेक्शन 2 एंड द मटीरियल फैक्ट्स अवेलेबल बिफोर सच कोर्ट और मैजिस्ट्रेट एंड आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू सच पर्सन और पर्सनस में, यहाँ पर डिस्क्रिशन पावर है, शेल वर्ड यूज़ नहीं किया। यहाँ पर ये है कि अगर कोर्ट ने सबको सुन लिया, 14 दिन का नोटिस दे दिया, 14 दिन के बीच में वो बंदा आ गया, अक्यूज आ गया, उसकी सुनने के बाद एविडेंस जो कोर्ट फाइल में उसको देखने के बाद उसको कोर्ट को लगता है मे पास एन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट, वो ऑर्डर को पास कर सकती है कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज प्रॉपर्टी विच आर फाउंड टू बी द प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम, उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग की जो क्राइम से उसको मिली है उसके लिए वो अटैचमेंट ऑर्डर कर सकती है। अब आगे आ गया द कोर्ट, इसकी प्रोविज़न आ गई, द प्रोवाइडेड डैट इफ़ सच पर्सन डज नॉट अपीयर, वो बंदा सबसेक्शन 2 की नोटिस का कंप्लेंस नहीं करता, अपीयर नहीं होता, बिफोर द कोर्ट और द मैजिस्ट्रेट और रिप्रेजेंट हिज केस बिफोर द कोर्ट और मैजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज, वो कोर्ट के सामने पेश नहीं होता, अपीयर नहीं होता, और वो 14 दिन का जो उसको टाइम दिया होता उसमें रिप्लाई नहीं फाइल करता।
द कोर्ट और द मैजिस्ट्रेट में प्रोसीड टू पास एन एक्स पार्टी ऑर्डर। तो वो कोर्ट है ना, वो प्रोसीड कैसे करेगी, एक्स पार्टी ऑर्डर कर देगी, बिना अक्यूज को सुने, पुलिस वालों को सुन के, आईओ को सुन के, उसको लगा कि अटैचमेंट ऑर्डर बनता है तो वो अटैचमेंट ऑर्डर का ऑर्डर कर देगी कि ठीक है ये जो प्रॉपर्टी है अक्यूज ने बाय क्राइम उसको मिली है उसको। सबसेक्शन 5 कहता है नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन सबसेक्शन 2, इसके बावजूद भी जो हमने सबसेक्शन 2 में पढ़ा नोटिस का, इफ़ द कोर्ट और द मैजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन दैट द इशूज ऑफ द नोटिस अंडर दिस सबसेक्शन would defeat the object of attachment or the seizure, the court or the magistrate may by an interim order passed ex parte direct attachment or seizure of such property, and such order shall remain in force till an order subsection 6 is passed। ये कहता है कि आपने जो सबसेक्शन 2 में पढ़ा ना कि कोर्ट को नोटिस देना 14 दिन का, तो सबसेक्शन 5 ये कहता है कि अगर भाई कोर्ट को लगता है ना कि अगर हम उसको नोटिस देंगे इससे डिले हो जाएगा और इसका अटैचमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो फोरफिट हो जाएगा, तो वो कहते हैं वो एक इंटरम वो कर देंगे, इंटरम एक एक्स पार्टी वो कर देंगे अटैचमेंट, ये जब तक होगी जब तक फाइनल ऑर्डर अटैचमेंट का नहीं होता। ये रेयर केस में करते हैं कि अगर लगता है कि अगर 14 दिन का नोटिस देंगे, उस नोटिस देने के पीरियड तक वो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देगा किसी को, तो ये कहते हैं कि अगर कोर्ट को लगता हुआ ना उसको पुलिस के रिप्लाई से या पुलिस की एप्लीकेशन से ये प्रॉपर्टी सेल करने जा रहा है, तो उससे पहले वो इंटायरम उसको स्टे कर देंगे कि भाई नहीं, जब तक आपका फाइनल डिसीजन नहीं होता तब तक आप इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, सेल नहीं कर सकते, जो भी होगा। तो ये सबसेक्शन 6 कहता है इफ़ द कोर्ट और द मैजिस्ट्रेट फाइंड द अटैच्ड और सीज प्रॉपर्टी टू बी द प्रोसीड ऑफ द क्राइम, द कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट और द मैजिस्ट्रेट शैल by order direct the district magistrate to ratably distribute the such proceed of the crime as to the person who are affected by such crime। अब कोर्ट को लगता कि भाई ये जो ये प्रॉपर्टी है ना ये उस बंदे ने क्राइम से ली है, तो वो क्या करेंगे, मैजिस्ट्रेट है या अपना कोर्ट मतलब जो जज होगा तो वो क्या करेगा, कोर्ट या मैजिस्ट्रेट, कि भाई आप उस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को डायरेक्ट कर देंगे कि ये प्रॉपर्टी जो अक्यूज की है आप इसको बेचो, जैसे मर्जी करो, और उसका जो उसमें से आएगा, ठीक है, जो भी उसका प्रोसीडिंग आएगी, प्रोसीड आपको पैसा मिलेगा सेल करके कोई भी, तो आप उस बंदों को दोगे जो इस क्राइम से अफेक्टेड है। मतलब जहाँ उस अक्यूज की प्रॉपर्टी है उसके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बता देंगे कि ये प्रॉपर्टी अटैच करके इसको सेल करके या जैसे भी करके इसका जो आपको पैसा मिलेगा, ये वो पैसा आपने जो इस क्राइम में, जो कोई भी क्राइम में जो उस बंदे ने किए हैं और अफेक्टेड पार्टियाँ, हमने उसको देना। सबसेक्शन 7 कहता है ऑन रिसीट ऑफ एन ऑर्डर पास इन सबसेक्शन 6 में ऑर्डर पास हो गया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी स्टार्ट हो गई। द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शेल विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज, यहाँ पर 60 दिन आ गए, ऊपर 14 दिन थे, यहाँ 60 दिन आ गए, डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड ऑफ द क्राइम आइदर बाई हिमसेल्फ और ऑथोराइज एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम टू इफेक्ट सच डिस्ट्रीब्यूशन। कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कह दिया, तो यहाँ पर ये कहता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को टाइमलाइन दे दी कि भाई आपने 60 दिन के बीच में फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर आप उसको जो भी उसका नेट प्रोसीड मिलेगा आपको बेच के या प्रॉपर्टी को सेल करके, आपने सारा वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसमें आप करोगे, या आप अपनी किसी ऑफिसर की ड्यूटी लगाओगे कि भाई जो भी पैसा आप उसको उसका जो प्रोसीड नेट प्रोसीड मिला आप उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो जो भी इसमें अफेक्टेड पार्टी है। सबसेक्शन 8 कहता वेयर देयर आर नो क्लेमेंट्स। अब ये कहता है कि जहाँ पर कोई क्लेमेंट्स नहीं है टू रिसीव एनी सच प्रोसीड और नो क्लेमेंट इज असटेनेबल और देयर इज़ एनी सटेबल। एक तो ये कह रहा है कि आपने जो सेल की प्रॉपर्टी वहाँ आपका कोई क्लेमेंट नहीं है, किसको दोगे, लेकिन अगर अग्रीड पार्टी है बट आपको उसको पता नहीं वो कहाँ पर है और कौन है, इन दो केसों में, और देयर इज़ एनी सरप्लस, ठीक है, आपने सारी प्रॉपर्टी बेच दी, सबको आपने सेटिस्फाई कर दिया, आपके पास फिर भी कुछ ना कुछ पैसा बच गया उस प्रॉपर्टी का, सच प्रोसीड ऑफ द क्राइम शैल स्टैंड फॉरफिट टू द गवर्नमेंट। तो जो भी पैसा बचे ना वो सारा पैसा गवर्नमेंट को चला जाएगा, आपने उसको पैसा नहीं दोबारा कि उसको देना, जो भी आपको पैसा मिला आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना, फिर गवर्नमेंट को दे देना। ये था हमारे सेक्शन 107। नेक्स्ट आ गया सेक्शन 108, कहता है मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस। जो मैजिस्ट्रेट है ना वो अपनी प्रेजेंस में भी जो है सर्च है वो डायरेक्ट कर सकता है कि आप मेरी प्रेजेंस में सर्च करो। एनी मैजिस्ट्रेट, कोई भी मैजिस्ट्रेट में, ये भी डिस्क्रिप्शन पावर है, में डायरेक्ट अ सर्च टू बी मेड इन हिज प्रेजेंस,
वो डायरेक्ट कर सकता है कि जो ये किसी भी बंदे की या किसी भी चीज़ की सर्च करनी है, इन हिज प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस में होगी, ऑफ एनी प्लेस, किसी भी जगह की, फॉर द सर्च ऑफ विच ही इज़ कम्पिटेंट टू इशू अ सर्च वारंट। जो मैजिस्ट्रेट है ना, अपनी प्रेजेंस में भी ये कह सकता है कि आप मेरी प्रेजेंस में इस बंदे इस जगह की सर्च करो, बंदे की नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ एनी प्लेस, ठीक है, इन हिज प्रेजेंस ऑफ एनी प्लेस, किसी भी प्लेस की सर्च करो। उस सर्च में अगर उसके पास कम्पिटेंट है कि वो सर्च वारंट इशू कर सकता था उस सर्च का, उस प्लेस को सर्च करने का, तो ये कह रहा है 108 कि भाई आपके पास पावर है, आप अपनी प्रेजेंस में भी उस चीज़ की सर्च करवा सकते हो। ये था हमारे सेक्शन 108।